दूरियों से मिट जाती है मोहब्बत, कौन कहता है दूरियों से मिट जाती है मोहब्बत। मिलने वाले तो अक्सर ख्यालों में ही मिला करते हैं, मिलने वाले तो अक्सर ख्यालों में ही मिला करते हैं। गुड इवनिंग, मैं हूं मानव भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो कल क्लास में डिस्कस हुई थी ब्रेविस लैटिस 2D और 3D में। तो 2D में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 4 टाइप के होते हैं और ब्रेविस लैटिस 2D में 5 टाइप्स की होती है। 3D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 टाइप का होता है और ब्रेविस लैटिस 14 टाइप की होती है। टेबल आपके सामने बनी हुई है, बोर्ड पे नोट कर सकते हैं। 2D में जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है 4 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और हेक्सागोनल। ठीक है, नोट कर सकते हैं। ऑब्लिक में जो यूनिट सेल होती है वो पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर 2 टाइप के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव और रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। ठीक है, स्क्वायर एक ही टाइप का स्क्वायर शेप का इसके है और हेक्सागोनल हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं और रेक्टेंगुलर 2 टाइप के होने के कारण जो लैटिस है ब्रेविस वो 5 टाइप की हो जाती है। तो ये 2D की बात है। 3D में जब हम आएंगे, 3D में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 7 टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन से? टेबल से नोट कर सकते हैं या नोट है तो रिवाइज कर लीजिए यहीं से। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, राम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं CTORHMT, CTORHMT। C क्यूबिक, T टेट्रागोनल, O आर्थोरोम्बिक, R राम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक एंड T ट्राइक्लिनिक। आप अपने हिसाब से भी इसका शॉर्ट नाम रख सकते हैं। नया कोई नया नाम याद आ जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये 3D में 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और 2D में 4 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3D में जो ब्रेविस लैटिस हो जाती है वो 14 टाइप्स की हो जाती है। कैसे होगी 14 टाइप्स की? इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और हमें जो है 3D में ही स्टडी करनी है और 3D का क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है इसे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इतना नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। फिर हम जो 3D में ये 7 टाइप के क्रिस्टल हैं इनसे 14 टाइप की ब्रेविस लैटिस कैसे बनती है उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। और जो क्यूबिक है इसमें जो कि 3D है 3 एजेस होंगे, 3 प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे ABC। तो ABC और 3 प्रिमिटिव वेक्टर है, जैसे हमने कहा ABC, तो इनके बीच 3 एंगल भी बनेंगे, एक A और B के बीच, एक A और C के बीच, एक A और मतलब हमने कहा ABC, तो एक एंगल A और B के बीच, एक एंगल A और C के बीच, एक एंगल B और C के बीच। तो इन एंगल में क्या रिलेशन होगा और इन एजेस में क्या रिलेशन होगा वो हम टेबल में बना रहे हैं आपका। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम टेबल बना रहे हैं। नोट करिए जल्दी से। ये टेबल ड्रा कर लीजिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल क्या रिलेशन होगा आपस में? क्यूबिक में, टेट्रागोनल में, आर्थोरोम्बिक, राम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में। तो ये टेबल ड्रा कर लीजिए जल्दी से। अब देखो जो एज लेंथ है यानी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे जो क्यूबिक में ABC जो बोला था हमने ABC, ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो गए हैं क्यूबिक में, यानी A = B = C। और जो इंटरफेसियल एंगल है, इंटरफेसियल एंगल का मतलब A और B के बीच का एंगल, B और C के बीच का एंगल और C और A के बीच का एंगल, अगर इन्हें हम अल्फा, बीटा, गामा कह दें तो ये तीनों बराबर होंगे और तीनों किसके बराबर होंगे? 90। यानी क्यूबिक के लिए जो इंटरफेसियल एंगल है वो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और बराबर 90।
नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। फिर आपका जो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल के लिए 2 एज बराबर होती हैं और तीसरी बराबर नहीं होती है, यानी ए और बी अगर बराबर है तो सी इनके बराबर नहीं होगी, और एंगल तीनों क्या है, इक्वल होंगे और 90 होंगे टेट्रागोनल में। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये टेट्रागोनल की कंडीशन है एज लेंथ और इंटरफेसियल के लिए। फिर देखो ऑर्थोरोम्बिक जो है, ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगी और एंगल तीनों इक्वल होंगे और 90 होंगे। एंगल तीनों इक्वल एंड 90 किसमें, ऑर्थोरोम्बिक में, और कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगी। फिर देखो जो रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल में 2 एजेस बराबर होंगी और एंगल सभी इक्वल होंगे बट 90 नहीं होंगे। इसमें क्या है, 2 एजेस बराबर हैं और एंगल सभी इक्वल हैं बट 90 नहीं है। ठीक है। फिर आता है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में 2 एजेस बराबर हैं और 2 एंगल बराबर हैं और 90 है, यानी इसमें 2 एजेस बराबर होंगी और 2 एंगल बराबर हैं और 90 है और तीसरा एंगल 120 है हेक्सागोनल में। ठीक है। फिर मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में कोई साइड इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक में कोई साइड यानी कोई एज लेंथ इक्वल नहीं है और 2 एंगल जो है आपका अल्फा और बीटा वो तो 90 है लेकिन तीसरा 90 नहीं होगा, यानी अल्फा और बीटा ये 90 है लेकिन गामा 90 नहीं होगा। ठीक है। अब आपका बचा ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है कि तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे और 90 के इक्वल नहीं होंगे, यानी तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं है और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है 90 के, आपस में भी इक्वल नहीं है और 90 भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से देखो जो ये टेबल ड्रा हुई है 3D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कंडीशंस के लिए कि क्यूबिक में एज लेंथ और उनके बीच इंटरफेसियल एंगल कैसे होंगे। तो यहाँ से देख लीजिएगा, सबसे पहले आसान तरीका याद रखने का है आपका। देखो यहाँ पे तीनों एज लेंथ बराबर, तीनों एंगल बराबर, 2 एज लेंथ बराबर, तीनों एंगल बराबर, कोई एज लेंथ इक्वल नहीं, सारे एंगल बराबर। फिर रिपीट हुआ यहाँ से देखो 2 एज लेंथ बराबर, कोई एंगल 90 नहीं, 2 एज लेंथ बराबर, 2 एंगल 90 और 120, कोई एज लेंथ बराबर नहीं, 2 एंगल 90 और तीसरा 90 नहीं, कोई एज लेंथ बराबर नहीं, कोई एंगल बराबर नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव में आपका वो पूछ लिया जाता है कि राम्बोहेड्रल में एज लेंथ आर रिलेटेड एज, राम्बोहेड्रल में एज लेंथ संबंधित हैं और ऑप्शन दे दिया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा राम्बोहेड्रल के लिए। राम्बोहेड्रल के लिए एज लेंथ का ये वाला रिलेशन सही होगा। यह पूछ लिया जाता है कि हेक्सागोनल में इंटरफेसियल एंगल्स होते हैं, तो हेक्सागोनल में इंटरफेसियल एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, ये आपको याद रखना है। कह देता है कि मोनोक्लिनिक की एज लेंथ और ट्राइक्लिनिक की एज लेंथ हैं, तो मोनोक्लिनिक की एज लेंथ ये और ट्राइक्लिनिक की एज लेंथ, दोनों में एज लेंथ बराबर नहीं है, लेकिन दोनों में क्या है आपका देखो एंगल, इंटरफेसियल जो एंगल है वो डिफर है। तो इस तरीके से आप ये टेबल जो है आप याद रखेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टैकल करेंगे आपका, चाहे आपका फाइनल ईयर का हो बीएससी या कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं आपके ये सब। तो टेबल ये ड्रा कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारी बातें आपको मेमोरी में रखनी है, याद रखना है। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है आपका कि जो क्यूबिक है
यानी ये 14 टाइप की ब्रेविस लैटिस कैसे मिलेगी, उनके लिए हम टेबल ड्रा करेंगे कि ये जो टाइप्स होते हैं क्रिस्टल के क्या होंगे यहाँ पे। तो प्रिमिटिव टाइप हो सकते हैं या सिंपल, एक होते हैं बेस सेंटर्ड, एक होते हैं बॉडी सेंटर्ड, एक होते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगली टेबल बनाने जा रहे हैं और उस अगली टेबल में हम देखेंगे कि टोटल जो संख्या होगी इस 3D में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की है वो 14 आएगी। यानी हम कहेंगे कि 3D में जो ब्रेविस लैटिस होगी वो कितने टाइप की होगी, 14 टाइप्स की होगी। तो कौन कौन से वो टाइप्स हैं उसके लिए टेबल बनाना है। तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लीजिए, फिर हम इसको हटा रहे हैं और अगली टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो अगली टेबल आपको हम इसी में बना रहे हैं, इसी में बना दिया है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिखे हुए हैं। इधर आप पे कितने टाइप के होते हैं, तो होता है प्रिमिटिव, एक होता है BCC, एक होगा FCC और एक होगा ECC। अभी नाम बता रहे हैं। देखो प्रिमिटिव या सिंपल टाइप का BCC बॉडी सेंटर्ड, FCC फेस सेंटर्ड और ECC एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर। ठीक है, अब ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इधर है, क्यूबिक में इनमें से कौन कौन से होंगे हम टिक का निशान लगाएंगे और आप भी उसी तरीके से फॉलो कर लेंगे। तो हर एक टेट्रागोनल में इन टाइप में से कौन कौन से टाइप मौजूद होंगे वहां हम टिक लगाएंगे और जो टाइप मौजूद नहीं होगा वहां क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए। पहले शायद दिख रहे होंगे केवल, सभी लाइनें अपने आप में सीधी हैं, ये आप जानते हैं। ठीक, तो क्यूबिक में कौन कौन से पाए जाते हैं आपका है, क्यूबिक में एंड सेंटर छोड़कर, मतलब ये वाला नहीं मिलेगा, बाकी सारे क्यूबिक में होते हैं। यानी ये नहीं मिलता है, फेस सेंटर्ड मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड मिलेगा और प्रिमिटिव मिलेगा, प्रिमिटिव या सिंपल टाइप में। फिर टेट्रागोनल में देखो कौन कौन से मिलेंगे, टेट्रागोनल में देखो कौन कौन से मिलेंगे, टेट्रागोनल का लगाइए। टेट्रागोनल में आपका प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड रहते हैं, यानी प्रिमिटिव मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलते हैं। साथ साथ निशान लगाते चलिए। फिर आर्थोरोम्बिक में देखिएगा, आर्थोरोम्बिक में सभी टाइप के होते हैं। अभी इनका मतलब भी हम आपको बता देंगे। आर्थोरोम्बिक में सभी टाइप के होते हैं, मतलब प्रिमिटिव भी होगा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। लगाते रहिए। राम्बोहेड्रल में क्या होता है, राम्बोहेड्रल में केवल और केवल प्रिमिटिव मिलते हैं, केवल और केवल प्रिमिटिव मिलते हैं, बाकी कोई नहीं मिलता है। तो राम्बोहेड्रल में टिक कर लीजिए। राम्बोहेड्रल के बाद में आपका जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में भी प्रिमिटिव मिलते हैं। हेक्सागोनल में केवल प्रिमिटिव मिलेंगे, बाकी कोई नहीं मिलते हैं। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में आपको मिलेगा प्रिमिटिव और एंड सेंटर। मोनोक्लिनिक में आपको मिलता जो है वो प्रिमिटिव टाइप का और एंड सेंटर, यानी प्रिमिटिव मिलेगा, एंड सेंटर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। और ट्राई क्लिनिक में केवल और केवल प्रिमिटिव मिलता है, ट्राई क्लिनिक में केवल प्रिमिटिव टाइप का मिलता है, बाकी एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते हैं। तो अब देखो जितने टिक के निशान लगे हैं उनकी संख्या देखो, क्या 14 है? अगर है तो 3D में स्ट्रक्चर क्रिस्टल के कितने हो गए, 7, और ब्रेविस लैटिस की टाइप कितनी हो गई, 14 टाइप्स। काउंट कर लो, 3, 2, 5, 4, 9,
10, 11, 12, 13 और 14। तो 14 टाइप्स के मिलते हैं आपका ब्रेविस लैटिस, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने हैं? 7 टाइप्स के। अब देखो प्रिमिटिव BCC और FCC और ECC का मतलब क्या है वो देख लीजिए। आपका प्रिमिटिव का मतलब नोट कर लीजिए, साइड में हो गए, नोट कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं टेबल नहीं बना पाए, साइड में हो जाइए, ठीक है, बना लीजिए, बिल्कुल बनाइए टेबल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर ना बन पाए टेबल, ठीक है। अब देखिए जो ये प्रिमिटिव टाइप के हैं इनका मतलब क्या है। यूनिट सेल, कल वाली क्लास में यूनिट सेल के बारे में बताया था। तो प्रिमिटिव जो टाइप होते हैं उसमें यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पर एटम मौजूद होता है। BCC में क्या होता है, कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, बॉडी के सेंटर पर यानी यूनिट सेल के सेंटर पर भी एक क्या है, एटम मौजूद होता है। FCC में क्या है, कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस, यूनिट सेल के हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम मौजूद होता है। और ECC में क्या है, एंड सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर्स पर तो है ही, और जो एंड है, जैसे हमने कहा यूनिट सेल का एक ये एंड है, एक ये एंड है, इनके सेंटर पे भी मौजूद होंगे। जैसे हमने कहा ये यूनिट सेल है तो हर एक कॉर्नर पे होंगे, और एंड सेंटर, जैसे एक फेस, ये एंड फेस है, ये एंड फेस है, तो इसके सेंटर पे होंगे और इसके सेंटर पे होंगे। तो एंड सेंटर में क्या है, कॉर्नर्स के साथ साथ जो फेसेस के जो एंड फेसेस हैं, आमने सामने वाले जो फेस हैं, उनके भी सेंटर पे मौजूद होता है। तो प्रिमिटिव का मतलब यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर एटम, BCC का मतलब यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर पे भी एक एटम होगा। FCC का मतलब है यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ साथ यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर पे एक एटम। ECC का मतलब है यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ साथ जो एंड फेसेस हैं अपोजिट वाले, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं, उनके भी सेंटर पे एक एक एटम मौजूद होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए ये बात, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो आपका जो प्रिमिटिव है उसकी यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, BCC की यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, FCC और ECC की यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, इसके बारे में आपको नोट करना है, ठीक है। आप देखो डिटेल में हमें क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ना है। तो क्यूबिक क्रिस्टल में कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव होंगे, BCC और FCC। प्रिमिटिव को सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। तो अब आप मेरी लगाइएगा क्यूबिक क्रिस्टल, और क्यूबिक में प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हेडिंग लगा लीजिए क्यूबिक क्रिस्टल, और उस क्यूबिक में सबसे पहले सिंपल क्यूबिक पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूबिक की कंडीशन क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल में तीनों एज लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं, और जो इंटरफेशियल एंगल है वो भी बराबर होते हैं और 90 होते हैं। यानी क्यूबिक क्रिस्टल की यूनिट सेल अगर हम बनाएंगे तो यूनिट सेल कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। इसमें तीनों एज लेंथ ABC बराबर हैं, और इंटरफेशियल एंगल जो अल्फा, बीटा और गामा है ये भी कितने हैं, बराबर है और 90 के इक्वल है। तो ये यूनिट सेल हो गई क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। क्यूबिक क्रिस्टल में कौन कौन से मिलते थे, प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव की बात करते हैं या सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक की जो यूनिट सेल होगी उसमें जो एटम्स होंगे वो यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे। यानी अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक या इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव को क्यों बोलते हैं अभी बता रहे हैं आपको, कल शायद डिस्कशन हुआ था। तो सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल में जो यूनिट सेल होती है उसके सभी कॉर्नर्स पर एटम मौजूद होते हैं। तो सारे कॉर्नर्स पर एटम बना लीजिए, ये सारे कॉर्नर्स पर एटम हो गए। कितने
कॉर्नर होते हैं आयुष? ठीक है, तो क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होंगे, तो सभी 8 कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद हैं। अब देखो जो एक कॉर्नर पे यूनिट सेल की कॉर्नर पे जो एटम मौजूद है ये 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे कंट्रीब्यूट करेगा वो आप एज्यूम करिए, यहाँ पे मन की आंखों से देखिएगा, मन की आंखों से यहाँ देखिएगा, ये यूनिट सेल है और हमने क्या किया है, किसी भी एटम को पकड़ने, ये वाला एटम हमने ले लिया है। अब इसके सामने इधर एक यूनिट सेल रखी होगी, एक इसके ऊपर यूनिट सेल रखी होगी, एक इसके आगे होगी और उसके भी आगे होगी, तो यानी 4 यूनिट सेल नीचे हो गई। ऐसे ही 4 यूनिट सेल ऊपर होगी। 4 कौन सी नीचे हो गई? देखो, एक तो ये है ही, एक इसके सामने रखी है, एक इसके इस साइड में रखी है और जो सामने है उसके साइड में रखी है, तो नीचे कितनी हो गई? 4 हो गई। अभी ये पूरा एटम कवर नहीं हुआ है, अब इन चारों के ऊपर एक एक और रख देंगे तो ये पूरा एटम क्या हो जाएगा? ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी ये एटम कितनी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा? 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, किडनी में बात बैठी। तो एक एटम 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है, तो एक एटम का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8। हर कॉर्नर पे एटम होगा, तो कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर हैं। तो टोटल प्रिमिटिव सेल में, यानी प्रिमिटिव क्रिस्टल में या सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? एक कॉर्नर वाले का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर होते हैं 8, तो यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1। क्या जिस यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट की संख्या या एटम्स की संख्या 1 होती है वो यूनिट सेल कैसी कहलाती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। तो यानी इसीलिए इसका नाम दिया गया था प्रिमिटिव क्रिस्टल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं? 1, और हर लैटिस पॉइंट्स पे एक एटम होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में या सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो 1। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा टाइप क्या था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या BCC। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में यूनिट सेल तो क्यूबिक ही होगी, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल हम पढ़ रहे हैं, तो यही यूनिट सेल हो गई। इसमें कॉर्नर्स पर तो एटम मौजूद ही होंगे, साथ ही साथ में क्या होगा? बॉडी के सेंटर पे या यूनिट सेल के सेंटर पर भी एक एटम मौजूद होगा। तो यूनिट सेल के सेंटर पर भी हम एक एटम मौजूद मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यूनिट सेल के सेंटर पर जो एटम मौजूद है वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में तो कंट्रीब्यूट करेगा जिस यूनिट सेल में वो मौजूद है। यानी BCC के लिए यूनिट सेल में नंबर 2 जो है वो क्या है? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो अब BCC के लिए जो यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स का तो कंट्रीब्यूशन है ही 1, और एक और कंट्रीब्यूट हो गया जो कि यूनिट सेल के सेंटर पे मौजूद है। यानी BCC में नंबर ऑफ BCC की यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 1/8 × 8, ये कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन है, प्लस सेंटर पे जो मौजूद है पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? BCC की यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2। और जब भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स या यूं कह लें लैटिस पॉइंट की संख्या 1 से अधिक होती है तो वो यूनिट सेल प्रिमिटिव नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल यूनिट सेल। इसका मतलब है कि BCC के लिए जो यूनिट सेल होगी वो प्रिमिटिव नहीं होगी, वो कैसी होगी? कन्वेंशनल यूनिट सेल होगी, जिसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2। ठीक है, नोट कर लीजिए ये बातें, किडनी लगाकर अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो बातें नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है? सिंपल क्यूबिक BCC और FCC। ठीक है, तो तीसरा कौन सा होगा आपका? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल।
इसमें क्या होता है, यूनिट सेल कैसी होगी, क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, और क्यूबिक का मतलब है तीनों एज लेंथ इक्वल और इंटरफेसियल एंगल बराबर, और किसके बराबर, 90 के बराबर, ठीक है। तो यूनिट सेल यही होगी, कॉर्नर्स पर तो एटम मौजूद ही होंगे, साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पर भी एटम मौजूद होंगे, ठीक है। मानसी, कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो 6 फेस हैं, हर एक फेस के सेंटर पर एक एटम मौजूद होगा। तो यानी ये एक फेस है, इसके सेंटर पे होगा, कॉर्नर्स पर तो है ही, उसके साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी एक एटम मौजूद होगा। किस केस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। एक फेस ये ऊपर वाला दिख रहा है, इसके सेंटर पे, एक पीछे वाला फेस, पीछे वाला उसके सेंटर पे, एक ये वाला फेस, एक बॉटम वाला, और एक जो सामने वाला फेस है इसके सेंटर पे, ठीक है, यहाँ रखिएगा ये सामने वाला जो फेस। अब देखो हर एक फेस क्या 2 यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा, यानी देखो ये वाला जो फेस है इसके इधर भी तो यूनिट सेल रखी है, तो हर एक फेस 2 यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा। इसका मतलब है कि फेस के सेंटर पर जो एटम मौजूद होगा वो 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। कॉर्नर्स वाला तो क्या करता है, 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। फेस के सेंटर पर जो मौजूद होगा वो 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी एफसीसी के केस में यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, कॉर्नर्स वालों का कंट्रीब्यूशन कितना, एक यूनिट सेल में 1/8, एक एटम का 8 कॉर्नर है, तो कॉर्नर्स वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 प्लस फेस कितने हैं, 6। हर फेस का एटम क्या, हर फेस के सेंटर पर जो एटम है वो 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा उसका, 1/2। तो प्लस क्या करें, 1/2 इंटू कितने फेस हैं, 6 फेस इंटू 6, तो क्या ये टोटल कितना आ गया, 1 + 3 यानी कितना आ गया, 4। यानी एफसीसी की यूनिट सेल में, एफसीसी की यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितना हो गए, 4, और जितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं उतने ही एटम हो सकते हैं, क्योंकि हर एक लैटिस पॉइंट पे एक एटम मौजूद होता है। तो क्या हम कहें कि इसमें भी लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी आ गई, 4, जो कि एक से ज्यादा है, इसलिए एफसीसी की यूनिट सेल भी प्रिमिटिव नहीं होगी, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जिसमें लैटिस पॉइंट की संख्या 1 होती है, ठीक है। ये बातें नोट करो, फिर आगे बढ़ा। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कोई लैटिस पॉइंट अगर हम ओरिजिन मान लें तो उसके नियरेस्ट लैटिस पॉइंट की जितनी संख्या होगी वही संख्या उस टाइप के क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाएगी। तो हमें क्यूबिक के लिए कौन कौन से पढ़ने हैं, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी, या प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। तो सिंपल क्यूबिक में होता क्या है, सभी कॉर्नर्स पर एटम मौजूद होते हैं। केवल सिंपल क्यूबिक में यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर एटम मौजूद होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है किसी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन चूज कर लें तो उसके नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो होंगे वही संख्या उस टाइप के क्रिस्टल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव के लिए यूनिट से ये बनी हुई है जिसमें हर एक कॉर्नर पे एक एटम मौजूद होगा या एक लैटिस पॉइंट मौजूद होगा। देखो लैटिस और क्रिस्टल में अंतर कितना होता है, लैटिस में फिजिकल कंटेंट जो फिजिकल कंटेंट है वो मौजूद नहीं होता है, और क्रिस्टल में क्या होता है, लैटिस पॉइंट पर फिजिकल कंटेंट यानी एटम मौजूद होते हैं। अगर सभी एटम एक जैसे मौजूद होते हैं तो ये कैसी लैटिस होती है, ब्रेविस लैटिस। और अगर ब्रेविस यानी लैटिस
के साथ साथ अदर टाइप का भाई पैटर्न मौजूद होता है जिसे हम बेसिस कहते हैं। तो अब बेसिस और लैटिस मिल करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी नॉन ब्रेविस लैटिस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिस और लैटिस का कॉम्बिनेशन होता है, और ब्रेविस लैटिस में क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में केवल लैटिस होता है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव में कॉर्नर्स पर एटम मौजूद है। आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, किसी को भी हम ओरिजिन ले लें, किसी को भी ले लीजिए, मान लिया हमने इसको ओरिजिन ले लिया, इसको अगर हमने ओरिजिन ले लिया तो इसके नियरेस्ट जितने भी एटम्स की संख्या होगी वही सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगी। तो इसके नियरेस्ट देखो कौन सा है, एक तो आपको ये मिला, दूसरा ये मिला और तीसरा ये मिला। तीन तो आपको मन की आंखों से यानी फिजिकल आंखों से आपको तीन दिख रहे हैं, और तीन एटम आपको मन की आंखों से दिखेंगे। कैसे, इससे पीछे एक यूनिट सेल रखी होगी और इसके पीछे जो यूनिट सेल रखी होगी उसमें भी तो एटम्स होंगे इसी तरीके से, एक इधर होगा, एक इसके पीछे होगा और एक क्या होगा ऊपर होगा, तो तीन उसके भी एटम तो मौजूद होंगे। इसकी इधर भी रखी होगी, तो इसका मतलब है इस एटम जिसको हमने ओरिजिन चूज किया है इसके नियरेस्ट 6 एटम ऐसे होंगे जो इसके क्या होंगे, नियरेस्ट होंगे। तो इस सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए 6। क्यों, क्योंकि किसी भी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करने पर इसके नियरेस्ट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने आते हैं, 6। इनके कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो अगर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, इसको ले लें हम वाई एक्सिस और इसको कहते हैं जेड एक्सिस। तो इसके नियरेस्ट एक ये वाला एटम मिला, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये अगर साइड लेंथ ए मान लें, स्मॉल ए कहते हैं साइड लेंथ या एज लेंथ, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, और इस पॉइंट के लिए y 0 z 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपका a i 0 0, और इससे इधर जो होगा आपका एक यूनिट सेल इधर भी तो रखी होगी, तो उसके लिए यही a क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, यानी प्लस माइनस ए आई लिख दें। ऐसे ही क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट x 0 इसके लिए z 0, तो यानी x 0 y क्या है प्लस माइनस a j और कामा 0। j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर i, और j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। x और y के अलावा k के अलावा यूनिट वेक्टर, z के अलावा यूनिट वेक्टर k कैप। अब इस एटम के लिए देखो क्या लिखेंगे, x 0 इसका, y 0 इसका और z क्या है a, साइड लेंथ के बराबर या एज लेंथ के बराबर। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस a k कैप, प्लस माइनस इसलिए ये वाला प्लस है तो इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो इनके कॉम्बिनेशन बनाए तो कुल कॉम्बिनेशन बनते हैं 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सिंपल क्यूबिक के लिए 6। अब आती है बात बीसीसी की, तो बीसीसी की बात देखो, बीसीसी में कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो देखिए। तो बीसीसी के लिए देखो मन की आंखों से इसको हटा दें, बीसीसी के लिए फिर से हम यूनिट सेल बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे बीसीसी की, बीसी की नहीं बीसीसी। तो बीसीसी के लिए क्या होगा, यूनिट सेल ऐसे ही बना देते हैं, यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिकल है, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में बात हो रही है। हर एक कॉर्नर पर बीसीसी में क्या होगा, हर एक कॉर्नर पर तो एटम होगा ही, साथ ही साथ में क्या होगा, बॉडी के यानी यूनिट सेल के सेंटर पर भी एक एटम होगा। तो ये यूनिट सेल के सेंटर पे मान लिया। अब हम यूनिट सेल के सेंटर पर जो एटम है उसको ओरिजिन ले लें, तो देखते हैं उसके नियरेस्ट एटम्स की संख्या कितनी होगी या उसके नियरेस्ट लैटिस पॉइंट्स की संख्या कितनी होगी। जितनी लैटिस पॉइंट की संख्या होगी नियरेस्ट सेंटर वाले लैटिस पॉइंट को ओरिजिन चूज करने पर वही संख्या क्या कहलाएगी, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी।
तो BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ओरिजिन ले लें तो अब देखो इसके नियरेस्ट 4 ऊपर हम ये वाले कॉर्नर वाले, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये, और 4 क्या है ये नीचे। तो इसका मतलब है बाकी जो एटम्स होंगे इधर होंगे या ऊपर होंगे वो सब इससे क्या होंगे, ज़्यादा दूरी पर होंगे। तो नियरेस्ट एटम्स की संख्या कितनी हो गई इस केस में, 8। तो क्या BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देख लीजिए। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको अगर हम ओरिजिन मानेंगे तो ये डायरेक्शन अगर हम ले लें x, ये डायरेक्शन हम ले लें y, और ये डायरेक्शन हम ले लें z। तो क्या देखो अगर साइड लेंथ एज लेंथ a है तो बॉडी के सेंटर पे है तो ये क्या हो जाएगा, मिड में हो जाएगा, यानी a/2। तो अब इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखोगे, किडनी लगाओ, किडनी लगा के लिखिए क्या लिखना है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपका, एक साथ में लिखते हैं, प्लस माइनस a/2 i कैप प्लस माइनस a/2 j कैप प्लस माइनस a/2 k कैप। ठीक है, ये कितना होगा यहाँ से a/2, ऊपर y है ये भी a/2 है, x डायरेक्शन में भी a/2 है और z डायरेक्शन में भी क्या होगा a/2। तो प्लस माइनस इसलिए लिख दिया, सारे कोऑर्डिनेट जो है हम एक साथ लिख दिए, कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, कभी x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, z निगेटिव होगा, इस तरीके से। तो देखो इसके कॉम्बिनेशन आप बनाओ तो कॉम्बिनेशन बनते हैं 8। तो इसका मतलब है 8 पॉइंट ऐसे होंगे जो इस बॉडी के सेंटर पर लैटिस को ओरिजिन लेने पर मिलेंगे नियरेस्ट। तो उन्हीं को हम क्या कह देंगे, उनकी संख्या ही क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा BCC के लिए, राइट। अब आपका आता है FCC, नोट कर लीजिए इसको। अब आपका आएगा FCC। तो FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, FCC में क्या होगा, हर एक फेस के सेंटर पर होगा एक एटम, कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर्स पर तो होगा ही। तो FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा मन की आंखों से, आपको कुछ चीजें फिजिकल आंखों से देखनी है, कुछ चीजें मन के आंखों से देखनी है। ठीक है, तो FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए हमें। FCC के लिए क्या करते हैं, हम यूनिट सेल बना लेते हैं, ये बन गई यूनिट सेल, मान लेते हैं थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं तो आपको दिखने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि इसमें 3D में आपको देखना पड़ेगा, और 3D में जब भी हम देखते हैं तो कौन सी आंखों से देखते हैं, मन की आंखों से। ठीक है, हर एक कॉर्नर पर होगा एटम, और फेस के सेंटर पे होगा, इस फेस के सेंटर पे इसके बॉटम वाले और सामने वाले। ठीक है, तो सामने वाला फेस कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए या इधर ले लेते हैं। इसको हम x एक्सिस मान रहे हैं, इसको y एक्सिस मान रहे हैं और इसको z एक्सिस मान रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन हम इसको ले रहे हैं। अब ये वाला जो एटम यहाँ पर है इसको हम लिख रहे हैं A1 कह रहे हैं, और ये जो फेस है इस पर जो एटम यहाँ से है उसको हम A2 वेक्टर मान रहे हैं, इसका पोजीशन। ठीक है, और जो सामने वाले पे होगा, सामने वाले मतलब ये वाला, इस वाले सामने वाले फेस पर, उसको हम कहते हैं A3। क्या देखो जो A1 वेक्टर है, मन की आप कुछ देखना, A1 जो वेक्टर है वो क्या XZ प्लेन में है, और जो ये A2 वेक्टर है क्या YZ प्लेन में है, और क्या A3 जो वेक्टर है वो Y और X प्लेन में है। सही है, अब देखिएगा जिस प्लेन में एटम है, एटम के कोऑर्डिनेट में वही वाले नाम आएंगे। तीसरा वाला क्या है, जैसे XZ प्लेन में है तो X और Z आएगा, YZ प्लेन में है तो Y और Z आएगा।
तो क्या देखो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, ये फेस के सेंटर में है, मतलब यहाँ से a/2 पर है, ठीक है, और कहाँ से होगा, यहाँ से a/2 पर होगा, और इधर से भी क्या होगा, a/2 पर ही होगा, यानी x कोऑर्डिनेट a/2 होगा, z कोऑर्डिनेट भी a/2 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0 होगा। यानी हम a1 को लिख सकते हैं, a1 को लिख सकते हैं a/2 i कैप प्लस a/2 k कैप और 0 का मान, क्योंकि x y 0 है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से, y इसका 0 है, x और z है, और x कितना है a/2 है, और z भी कितना है a/2 है, क्योंकि फलक के फेस के सेंटर पे है, और s लेंथ या साइड लेंथ कितनी है, a मान रखी है हमने यूनिट से। तो क्या a1 को हम लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू a/2 i कैप, y 0 है, और z कितना है a/2 k कैप। अब अगर यही वाला एक यूनिट सेल इधर होगी तो इधर होगी, तो ये x निगेटिव हो जाएगा, और पीछे होगी तो z निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हम प्लस माइनस लगा दें, प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसे ही देखो जो ये a2 होगा इसका y और z वाला होगा x 0 होगा, ये तो a1 है, तो क्या a2 लेंगे तो a2 का क्या होगा, z और y होगा, x वाला 0 होगा, तो इसमें भी प्लस माइनस लगा लें, क्योंकि नीचे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, यानी a/2 j कैप कामा a/2 k कैप प्लस माइनस का। फिर a3 देखो, a3 कहाँ है, इस फेस पे, और ये फेस कहाँ है आपका, ये y x प्लेन में है, y x प्लेन में है, तो इसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट होगा, यानी a3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस a/2 i कैप और प्लस माइनस a/2 j कैप और कामा 0। तो ये जो आपके a1 a2 और a3 मिले हैं, इनके जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उनकी संख्या हमें 12 मिलेगी, यानी जिसको ओरिजिन लिया है लैटिस पॉइंट को, उसके नियरेस्ट लैटिस पॉइंट्स की संख्या 12 मिलेगी। तो एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी एफसीसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इनको बना सकते हैं आप। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिया, आप लोगों को पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ना होगा। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब यूनिट सेल में कितने, यूनिट सेल के वॉल्यूम में जो एटम्स द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम है वो कितना है और फ्री वॉल्यूम कितना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ना है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।